गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डेटा वेयरहाउस कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने डेटा वेयरहाउस के टाइप्स का डिस्कशन किया था, कितने तरह के डेटा वेयरहाउसेस होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही अब हम आगे कि डेटा वेयरहाउस में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसके द्वारा डेटा वेयरहाउसेस वर्क करता है। क्लियर? चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट, हम डेटा वेयरहाउसेस के कंपोनेंट को बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, सोर्स डेटा कंपोनेंट। सेकंड, डेटा स्टैगिंग। थर्ड, डेटा स्टोरेज कंपोनेंट। फोर्थ, इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट। फिर मेटा डेटा कंपोनेंट एंड मैनेज एंड कंट्रोल कंपोनेंट। क्लियर? अब हम इनकी डीपली स्टडी करेंगे कि कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सोर्स डेटा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट सोर्स डेटा कंपोनेंट। इसको हम ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। पहला, प्रोडक्शन डेटा। प्रोडक्शन डेटा का काम होता है कि वेयर हाउस से किस तरीके से डेटा को फिनिश फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ऐसा डेटा जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिफरेंट एंटरप्राइजेस के हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वहां से वो डेटा आ रहा है, उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिनिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस डेटा को हम बोलते हैं प्रोडक्शन डेटा। इसका काम क्या है? डेटा का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट, सेकंड इसका टाइप होता है इंटरनल डेटा। इंटरनल डेटा को हम प्राइवेट डेटा भी कह सकते हैं, विच इज डिपेंड ऑन स्पेसिफिक। ये जो डेटा है उसको हम स्प्रेडशीट के रूप में, रिपोर्ट्स के रूप में, कस्टमर प्रोफाइल के रूप में, या अकॉर्डिंग टू बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इस डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड, अर्चीव्ड डेटा। अर्चीव्ड डेटा जो है ये एक तरह का जब हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो जो हमारे पुराना जो डेटा है, जो हमारा रिकॉर्ड है, उसको ये डिफाइन करता है। और डेटाबेस में रिकॉर्ड, जो वेयर हाउसेज के जो डेटाबेस हैं, उसका रिकॉर्ड पीरियोडिकली एक समय के अकॉर्डिंग एक टाइम पर वो डेटा बैकअप के रूप में स्टोर रहता है। तो यहां पर हम जो अपडेटेड डेटा है, पीरियोडिकली अपडेट डेटा है, उसमें वो ओल्ड डेटा है उसको हम स्टोर करते हैं एक रिकॉर्ड फाइल के रूप के अंदर, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा वो डेटा जो हमारे को एक्सटर्नल सोर्सेज इंफॉर्मेशन से एक्सेस हो रहा है, उसको हम एक्सटर्नल डेटा कहते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड कंपोनेंट है हमारा डिजिटल स्टैगिंग या डेटा स्टैगिंग, ठीक है। स्टैगिंग जो है वो डिफरेंट सोर्स से जो हमको डेटा मिल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, कि यानी अलग अलग सोर्सेज का मीडियम अलग अलग है, तो उससे जो हमको डेटा मिल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए और इस एक्सट्रैक्टेड के डेटा को कन्वर्ट और यूज करने के लिए क्वेरी और एनालिसिस में, इसके लिए ये ETL टूल्स का यूज करता है, ठीक है। ETL टूल्स जो होता है, ETL की फुल फॉर्म होती है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ये जो टूल है वो डेटा को फैच करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, यानी उसको फिनिश करता है, उसको तैयार करता है, और बाद में उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आपकी जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग उसको लोड कर देता है। इसीलिए जो ETL टूल है उसको डेटा वेयर हाउस का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि जो मेन टास्क है वो ये कर रहा है। इसका एक्सट्रैक्ट हो गया डिफरेंट सोर्सेज से। अब डेटा एक्सट्रैक्शन का जो बेसिकली काम क्या हो गया कि जो इसका बेसिक टास्क है ये डील करता है डिफरेंट डेटा रिसोर्सेज से, जो भी डेटा रिसोर्सेज है उससे डील करता है। इसके लिए हर डेटा की जो रिसोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग ये टेक्निक को यूज करता है और उनके डेटा को फैच करता है। दूसरा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक टास्क है वो कुछ डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे क्लीनिंग करना। क्लीनिंग का मतलब जब डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये चेक करता है कि उसकी स्पेलिंग सही है या उसका डेटा फॉर्मेट सही है, जो हमने डेटा एक्सेस किया उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीजों को चेक करता है
उसको हम बोलते हैं डेटा को क्लीन करना। क्लियर? डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू होती है या एलिमेंट होता है, उसको एलिमिनेट करता है, कहीं डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, उसको भी ये हटाता है। नेक्स्ट, उसका स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर डेटा के फॉर्मेट को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि वो मल्टीपल यूजर और मल्टीपल क्वेरीज में एक्सेस किया जा सके। उसके बाद में कंबाइनिंग करता है, जो छोटे छोटे डेटा के पीस हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म, उन डिफरेंट सोर्सेस से जो डेटा आ रहे हैं उनको अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग जो पीसेज में डेटा है उनको ये कंबाइन करता है। एंड देन रिमूविंग का मतलब होता है कि जो डेटा सोर्सेज हैं उसमें जो भी अनयूजफुल थिंग्स है, जो अनयूजफुल डेटा है, जो सेपरेट कर दिया है हमने रिकॉर्ड्स को, जिनका कोई हमारा यूज नहीं है, तो उस गार्बेज को ये अपने पास नहीं रखता, उसको ये रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है ताकि मेमोरी मेंटेन की जा सके। उसके बाद में सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको मैनेज करना, उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग करना। और मर्जिंग करना, मर्जिंग का मतलब होता है कि डेटा को डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है उनको एक साथ डिस्प्ले करना, उसको हम बोलते हैं मर्जिंग करना। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट होता है डेटा लोडिंग। जब हमारा डेटा फिनिश फॉर्म में आ जाता है तो जो फर्स्ट इनिशियल लोडिंग है इंफॉर्मेशन की, लाइव करना या उसका जो स्ट्रक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट करके डेटा वेयर हाउस में अपलोड करने का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं डेटा लोडिंग। क्लियर? नाउ थर्ड कंपोनेंट है डेटा स्टोरेज। डेटा वेयर हाउसेज में डिफरेंट तरह की स्टोरेज कंपोनेंट होते हैं जहां पर डेटा को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इन कैटेगराइज को हम स्प्लिट सोर्सेज भी कह सकते हैं। इसमें जो मेनली ऑपरेशनल सिस्टम है वो करंट डेटा को स्टोर करता है। हमने पिछले हमारे वीडियो में जब टाइप ऑफ वेयर हाउसेज पढ़ा था तो ऑपरेशनल डेटा टाइप भी, ऑपरेशनल वेयर हाउसेज पढ़ा था जहां पे हम करंट डेटा को फेच करते हैं। ये उस कंपोनेंट को हैंडल करता है या ये कंपोनेंट उस डेटा टाइप को हैंडल करता है। इसमें डेटा के स्ट्रक्चर के साथ में उसको स्टोर किया जाता है, जो एक्सेस किया जाता है। इसके कारण जो डेटा है उसको चेक किया जाता है कि वो नॉर्मलाइज फॉर्म में है या नहीं है। नॉर्मलाइज फॉर्म में डेटा होने से फायदा क्या होता है कि उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। अब एक वर्ड आया कि नॉर्मलाइज फॉर्म होती क्या है। डेटा को अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू टेबुलेशन के फॉर्मेट में जब डेटा को हम स्टोर करते हैं, उसकी डुप्लीकेसी को रिमूव करते हैं, उसको हम नॉर्मल फॉर्म के अंदर लाते हैं, उस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइज फॉर्म कहते हैं, ताकि हम उससे अपनी रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन या रिक्वायर इंफॉर्मेशन को आसानी से फैच कर सकें और डेटाबेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। ठीक है, इस डेटा का फायदा हुआ कि हम इसको आसानी से रिपोर्टिंग में सिंप्लीफाई तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और उस डेटा को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। इसको अगर हमको एक्सप्लेनेशन करना हो तो हम इस डेटा का आसानी से इस कंपोनेंट के द्वारा यूज कर सकते हैं। हम इस डेटा कंपोनेंट के 4 बेसिक टाइप को हैंडल करते हैं। पहला टाइप है टिपिकल रिलेशनल डेटाबेस, जहां पर हम रिलेशनल डेटाबेस को स्टोर करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस जो है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म को हम रो और कॉलम बेस्ड फॉर्म भी बोलते हैं। जो डे बाय डे जो रूटीन डेटाबेस है उसको हम इस टिपिकल रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करते हैं। इसके लिए हम नॉर्मली एसक्यूएल सर्वर, सैप, ओरेकल, IBM DB2 जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि हम मल्टीपल डेटाबेस को एक साथ फैच कर सकते हैं और जो पैरेलल सर्वर है उस पर डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ एनालिटिक डेटाबेस जैसे कि वर्ड है एनालिटिक का बेसिकली काम क्या हो गया, स्पेसिफिक डिजाइन तैयार करना या स्पेसिफिक जो क्वेरी है, डेटाबेस स्पेसिफिक जो हमारी क्वेरी है उसको तैयार करना डेटाबेस से ये काम करता है। ये इसका एनालिटिक्स को मेंटेन करता है और उसको जो डिफरेंट क्वेरी है अकॉर्डिंग टू बेसिक रिक्वायरमेंट और फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करता है। इसमें हम टेरा डेटा और ग्रीन प्लम को भी यूज कर, दीज आर द एप्लीकेशंस फॉर द यूज ऑफ एनालिटिक डेटाबेस। नाउ डेटा वेयर हाउस एप्लीकेशंस के अंदर भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें ये वेंडर एप्लीकेशन के साथ में इस डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डेटाबेस है वो प्री इंस्टॉल्ड डेटाबेस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में
ये डेटाबेस दिया जाता है। ठीक है, और बेसिकली काम क्या है, डेटाबेस को मैनेज करना। इसके लिए हम स्वैप, ओरेकल, एक्साडेटा और IBM नेटजा को यूज करते हैं। फिर चौथा आता है क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज। क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज का जो बेसिकली काम है वो ऑनलाइन डेटा को स्टोर करना। क्लाउड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऑनलाइन डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए हम होस्टेड और एक्सेस क्लाउड को यूज करते हैं। इसमें इसका फायदा ये होता है कि हमको जब हम किसी भी क्लाउड को यूज करते हैं तो हमको उसके लिए कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज परचेज नहीं करना पड़ता। जो हमारी एक्स्ट्रा कोस्ट है, एक्स्ट्रा कोस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है, उसका सबसे बड़ा फायदा है। इसके लिए हम अमेजन के रेडशिफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर और गूगल का बिग क्वेरी को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा कंपोनेंट हमारा आता है इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट का जो बेसिक टास्क है वो इंफॉर्मेशन को डिफरेंट यूजर तक डिलीवर करना होता है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा, या जो हम सब्सक्राइब करते हैं डेटा वेयर हाउसेज की प्रोसेस, उसके द्वारा हम यूज कर सकते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसमें जो रिसीवर और सेंडर वो अलग अलग मीडियम में होता है, उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। जैसे ऑनलाइन हम उसको हैंडल कर सकते हैं, इंट्रानेट और इंटरनेट के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी हम डेटा की डिलीवरी कर सकते हैं। डिलीवरी के अंदर हम डेटा की एडक क्वेरी कर सकते हैं, अभी हमने बताया टेम्परेरी क्वेरी जो होती है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी, मोर देन वन इंफॉर्मेशन हम एक ही क्वेरी में एक्सेस करें, कॉम्प्लेक्स MD क्वेरी को भी हम यूज कर सकते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस क्वेरी को भी हम इसके द्वारा यूज कर सकते हैं। EIS फीडबैक जो हमारी प्रोसेस है उसका क्या रिस्पॉन्स हुआ उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, और डेटा माइनिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेटा डेटा कंपोनेंट। मेटा डेटा एक ऐसा डेटा है जो डेटा की इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर रखता है। यानी जो हम डेटा वेयर हाउसेज में स्टोर कर रहे हैं वो अपने हमारे जनरल फिनिश फॉर्म में नहीं होता है, वहां उसको स्प्लिट कर दिया जाता है और अलग अलग फेज में उसको रखा जाता है। ठीक है, जब हम उसको अलग अलग फेज में रखते हैं तो डेटा का उसको अलग अलग फेज में रखने से क्या होगा, मेमोरी स्पेस बचता है और उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको मेटा डेटा का यूज करना पड़ता है। मेटा डेटा उन जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, जो डेटा हमने डिफरेंट स्टोरेज में डाला है, उसकी इंफॉर्मेशन को मेटा डेटा अपने पास में स्टोर रखता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं डेटा अबाउट डेटा भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, हम मेटा डेटा को डेटा डिक्शनरी के रूप में भी हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू डेटा डिक्शनरी, डेटा कैटलॉग। जैसे हम बुक को देखते हैं तो जो हमारी इंडेक्स होती है, इंडेक्स के अंदर कौन सा मैटर, कौन सा टॉपिक कहां पड़ा है, हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से काम मेटा डेटा का है, यानी वो टॉपिक कहां है उसकी इंफॉर्मेशन हमको इंडेक्स के थ्रू मिल सकती है। क्लियर? नाउ जो डेटा डिक्शनरी होती है, अभी हमने डेटा डिक्शनरी का जिक्र किया, तो डेटा डिक्शनरी हम डेटा को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर के रूप में, फिजिकल में नहीं, लॉजिकल में हम स्टोर करते हैं। ठीक है, लॉजिकल में स्टोर करते हैं तो उसके एड्रेस को और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, इंडेक्सेस के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर इसी में आता है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट का हम सेकंड वीडियो में भी अपना डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, मार्ट इज ए सबसेट ऑफ कॉर्पोरेट वाइड, या हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्मॉल चंक के रूप में होती है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। इंफॉर्मेशन को एक छोटे छोटे पार्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा जो वैल्यूज हैं, जो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ग्रुप यूजर हैं, उनके अकॉर्डिंग डेटा मार्ट में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इसका जो स्कोप है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है कि जिस चीज की हमको अगर हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हम केवल उसी को फैच करें, हमको उसके लिए बहुत सारा मैटर फैच करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ये मेनली करंट डेटा को हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसका जो स्पेस है वो भी इसमें कम होता है, लोअर होता है, और इसको हम हर ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा हम डिफरेंट
क्वेरीज और रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं और उसके द्वारा फंक्शनिंग कर सकते हैं। 6 जो कंपोनेंट होता है वो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कैसे हम डेटाबेस को, वेयर हाउस को मैनेज करें और और कैसे हम उसको कंट्रोल करें ताकि हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, हमारे क्लैशेस ना हो, ओवरलैप्स ना हो, हमारा सिस्टम क्रैश ना हो। उसको मेंटेन करने के लिए हम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट का यूज करते हैं। मैनेजमेंट का सबसे जो मेन रोल होता है वो डिफरेंट सर्विस का कोऑर्डिनेट करना होता है, फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना होता है, जो ये टूल करता है। उसके बाद में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, यानी डेटा को डिफरेंट स्टोरेज से जो डेटा आ रहा है उसको एक दूसरे में ट्रांसफर करता है। डेटा डिलीवरी को मेंटेन करता है क्लाइंट्स को, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट के द्वारा चेक करता है कि जो डेटा जिस भी यूजर ने डिमांड की है वो ऑथराइज यूजर है या नहीं है, और जो उसने डेटा मांगा है वो सही डेटा है या नहीं है। ये सारी चीजें ये मैनेजमेंट कंपोनेंट करता है। मॉनिटर्स को मूवमेंट करता है, ठीक है, कि जो डेटा किस तरीके से मूव हो रहा है, नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं उसको हैंडल करता है। इसके लिए ये कुछ टूल्स को एक्सेस करता है, ठीक है, जिसके द्वारा डेटा से इंटरेक्शन करता है। ये टूल है क्वेरी एंड रिपोर्टिंग टूल, जिसके द्वारा क्वेरी के द्वारा हम जो एंड यूजर हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट डेटाबेस से एक्सेस करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं, डेटाबेस का एनालिसिस करके उसका रिजल्ट उनको सेंड करता है। हम जो रिपोर्ट्स है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम रिपोर्ट शो कर सकते हैं, जैसे स्प्रेडशीट के रूप में भी दे सकते हैं, कैलकुलेशन शीट में भी दे सकते हैं, या इंटरेक्टिव ग्राफ जो कि आपने देखा होगा, कर्व टाइप या अलग अलग तरह के जो ग्राफ आते हैं उनके रूप में भी ये टूल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद में एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है। हम इससे कस्टमाइज एप्लीकेशन बना सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिपोर्ट्स भी डिजाइन कर सकते हैं। डेटा माइनिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। डेटा माइनिंग का जो मेन कंसेप्ट है बिग डेटा को हैंडल करना, वो यहाँ पे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। हम अपने पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, जो जिस तरह का पैटर्न है, ऑडियो वॉइस या जो टेक्स्ट वॉइस है या टेक्स्ट मैसेज है, हम डिफरेंट, और या हमने कोई इमेज के थ्रू कोई डेटा फैच करना है तो हम पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू हम ऑटोमेशन में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम जो हमारा लार्ज अमाउंट का डेटा है उसको हैंडल करने के लिए स्टैटिकल मॉडल का भी, मॉडलिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। हमारे जो वेयर हाउसेज में जो डिफरेंट तरह के सर्वर हमारे पास लगे हैं, हम उसके द्वारा भी ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग सर्वर, जिसको हम OLP बोलते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। इससे हम मल्टी डायमेंशनल डेटा को वेयर हाउस में यूज कर सकते हैं, यानी इन OLP टूल के द्वारा हम डेटा को मल्टी डायमेंशनल व्यू में डिस्प्ले कर सकते हैं और किसी भी जो एंटरप्राइज का डेटा है उसको हम मल्टीपल परसेप्टिव्स में डिफाइन कर सकते हैं, शो करते हैं और एंड यूजर को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। आई थिंक आपको ये डेटा, आपको ये वीडियो, इसमें जो मैटर है, यानी हमने जो पढ़ा इस वीडियो में वेयर हाउस कंपोनेंट, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डेटाबेस डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर की, कि किस तरीके से डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर होता है। थैंक यू, गुड डे।